सीएनबीसी आवाज़ के इस बेहद खास और हाई वोल्टेज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस ब्रांड की जिसने देश के युवाओं के फिटनेस रूटीन और वर्कआउट प्लान को रीशेप किया है, कल्ट। इसने हाल ही में पावर लिफ्टिंग का दांव खेला है। जुलाई में कल्ट फिट ने अपना डीआरएचपी फाइल किया है प्राइमरी मार्केट में। वेट लिफ्ट से पहले हमने सोचा क्यों ना इसका फिटनेस टेस्ट किया जाए, देखा जाए कल्ट के फाइनेंशियल मसल्स कितने मजबूत हैं और बिजनेस मॉडल में कितना स्टेमिना है। कल्ट के फिटनेस माइंडसेट को समझाने के लिए पॉडकास्ट की हॉट सीट पर आज मौजूद हैं कल्ट के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ नरेश कृष्णस्वामी। नरेश जी, थैंक यू सो मच। नरेश जी के बारे में बताऊं, ये अप्रैल 2018 से कल्ट फिट के साथ जुड़े हुए हैं। कोविड के दौरान डिजिटल और ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी को रफ्तार दी। आईआईटी मद्रास से बीटेक और आईएम कैलकाटा से पीजीडीएम किया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी सेक्टर में 15 साल से ज़्यादा का अनुभव है। मिंत्रा में चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर और हेड ऑफ ग्रोथ के पद पर रह चुके हैं। कल्ट के बारे में आप सब जानते हैं, एक अब वेल नोन ब्रांड है। 79 शहरों में 712 फिटनेस सेंटर्स हैं और 9.83 लाख पेड सब्सक्राइबर्स हैं। इसका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, कंपनी ऑपरेटेड और पार्टनर लेड जिम मॉडल है। और पार्टनर पैसा लगाते हैं और कल्ट मैनेज करता है। एक और चीज़ कल्ट के बारे में, FY26 में कल्ट का रेवेन्यू था करीब करीब 1200 करोड़ मेंबरशिप से और 525 करोड़ फिटनेस प्रोडक्ट से। तो चलिए बात करते हैं और नरेश जी से। नरेश जी, स्वागत है सबसे पहले तो थैंक यू आपका थैंक यू इस शो पर आने के लिए। अब कल्ट आज की डेट में इंडिया का सबसे वेल रिकग्नाइज फिटनेस ब्रांड है, हाँ। लेकिन क्या एक इन्वेस्टर के नज़रिए से अगर मैं सवाल पूछूं तो क्या कल्ट सिर्फ फास्ट ग्रो कर रहा है या एक जेन्युइनली प्रॉफिटेबल स्केलेबल बिजनेस मॉडल की तरफ आप बढ़ रहे हैं? या बिल्कुल जब हम भी आईपीओ पे जाएंगे तो यही सवाल आएंगे हमें भी इन्वेस्टर्स से। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो आप अगर फाइनेंशियल्स एनालाइज करेंगे कल्ट का और उसके ऊपर कल्ट का बिजनेस मॉडल समझ के सुपर इम्पोज करेंगे तो फंडामेंटली जिम एक फिक्स कॉस्ट बिजनेस है। पहले जिम बनता है, उस पर कैपिटल लगता है, फिर मेंबर्स आते हैं, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता है और ईयर 2 ईयर 3 में उसका फुल प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल अनलॉक होता है। तो कोई भी जिम बिजनेस या एनी रिटेल बिजनेस के लिए वो इन्वेस्टमेंट जेस्टेशन पीरियड होता है। एंड अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल में जैसे हमारी बॉटम लाइन इंप्रूव हुई है ग्रोथ के साथ, तो आपको समझ आएगा कि इस बिजनेस में ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी आती है। ये एक वैसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे ग्रोथ के लिए आपको और बर्न करना पड़ता है। आप जब आप जिम सेटअप कर चुके हैं उसके बाद जितनी आप ग्रो करेंगे उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रांसलेट होती है। तो वो अगर इन्वेस्टर्स गौर से देखेंगे हमारा फाइनेंशियल्स तो और बिजनेस मॉडल समझेंगे तो वो समझ आएगा। दूसरी बात यह है कि कैटेगरी लीडर हैं हम और हमारी ब्रांड की स्ट्रेंथ भी बहुत बहुत सॉलिड है इंडस्ट्री में। तो इससे हमारा फ्यूचर ग्रोथ और चीप होते जा रहा है। कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट कम होते जा रहा है, जिम भरने में कम टाइम लग रहा है और हम दूसरे तीसरे बिजनेस भी लॉन्च कर पा रहे हैं। तो फिटनेस प्रोडक्ट्स की जो बिजनेस है हमने 5 साल पहले ही लॉन्च किया था। कल्ट की जिम बिजनेस 10 साल से चल रही है, फिटनेस प्रोडक्ट्स 5 ही साल पहले लॉन्च किया था और वो 5 ही साल में 500 करोड़ का रन रेट पे हम लेके आ गए हैं उसे। वो इसलिए है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, यूजर्स हैं, एक कम्युनिटी है जो ब्रांड में ट्रस्ट करते हैं, जिनका एक्चुअली लाइफ में भला कर रहा है ब्रांड। तो वो लॉयल्टी इवेंचुअली पेज ऑफ विथ मोर एंड मोर रेवेन्यू फ्रॉम ईच कस्टमर, जैसे हम और बिजनेस लॉन्च करते हैं, राइट। तो ये सब आई होप इन्वेस्टर्स समझते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में। तो अगर आप देखेंगे वहाँ से तो यहाँ से जो भी ग्रोथ आएगी कल्ट की वो सीधा मोस्ट ऑफ इट विल फ्लो टू द बॉटम लाइन, क्योंकि वो नेचर ऑफ द बिजनेस ऐसा है। और हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लिया है हमारे ब्रांड के साथ, हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ। तो यहाँ से आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत आसान है। इसलिए I would think कि investors should look at this as a business where a lot of the investment has happened and now is the time to reap the rewards of the business model. अच्छा, अगर मुझे कल्ट का बिजनेस मॉडल को सिर्फ एक पैरामीटर से जज करना हो आगे जाते हुए, तो वो क्या होना चाहिए? टॉप लाइन ग्रोथ आपकी, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, कस्टमर रिटेंशन, आपके जितने कस्टमर आते हैं उनमें से आप कितनों को रिटेन कर पाते हैं, या सेंटर लेवल इकोनॉमिक्स की हर सेंटर आपका किस तरीके की नंबर्स दिखा रहा है? हाँ, सो आपने जो भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट केपीआई हैं, अगर आप कहेंगे कि क्या वो एक चीज़ है जिसको देख के आज समझ सकते हैं कि अच्छी बिजनेस मॉडल है या नहीं, वो शायद कस्टमर रिटेंशन ही कहूँगा। ओके, कस्टमर रिटेंशन। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जिम लोग ज्वाइन करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर कुछ साल बाद फिर मन करता है ज्वाइन करने का। तो ट्रेडिशनली जिम में रिटेंशन प्रॉब्लम रही है।
कल्ट का कस्टमर रिटेंशन 51% है। तो ऑफ कोर्स वो इन आइसोलेशन पूरा बिजनेस मॉडल तो नहीं बताता है, पर वो एटलीस्ट आपको ये बताता है कि यहाँ इस जिम में लोग आते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। उनको अपने फिटनेस गोल्स रियलाइज करते हैं, अपने हेल्थ गोल्स रियलाइज करते हैं, उनको एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, उनको कम्युनिटी अच्छा लगता है, इसलिए वो वापस आते हैं। तो कस्टमर रिटेंशन कहूँगा, अगर एक आप कहे कि एक ही बताओ तो वो होगा, पर जो भी आप all the things that you said are very important, and just like any retail business or any subscription business, all of these metrics are critically important. पता है ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पहले भी एक दो फिटनेस कंपनीज आई, उनके ब्रांड भी काफ़ी स्ट्रांग थे हाँ। और वो बैंकरप्ट हो गई, ठीक है। हाँ। अब ऐसा, अब आज की डेट में मैं आपका रेवेन्यू देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है आपकी वैसे। हाँ। इस समय आपका रेवेन्यू कितना, 1700 करोड़ है करीब हाँ करीब। जी, हाँ, हाँ। क्या आपके बिजनेस में ये पोटेंशियल है कि आप इसको 10,000 करोड़ का बिजनेस बना दें हाँ। प्रॉफिटेबली? देखिए, इंडिया का जो फिटनेस पेनिट्रेशन है, विच इज सिंपली कि कितने लोग जिम जाते हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, शायद वर्ल्ड में सबसे कम है। Really? ये फिटनेस पेनिट्रेशन 1% के नीचे है इंडिया में। तो सिर्फ 13-14 मिलियन जिम गोअर्स हैं इंडिया में। अमेरिका में ये नंबर 70 मिलियन है, 70 मिलियन जिम गोअर्स हैं ऑन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 300 एंड सम मिलियन, राइट? तो बहुत गैप है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस 24-25% पे है वो। हाँ, वो 24-25% पे हैं। आप जर्मनी उठा लो, वो 15% पे हैं। आप यूके उठा लो, वो 18% पे हैं। आप कोई भी कंट्री उठा लो दुनिया में, वो 1% से ऊपर तो होंगे ही। चाइना जैसी बड़ी कंट्री 5% पे है। तो हेडरूम फॉर ग्रोथ बहुत है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कोई ऐसे प्लेयर की जरूरत है हु इज विलिंग टू कम बिल्ड जिम्स इन एवरी नेबरहुड, जो बहुत सिटीज टायर 2 टायर 3 सिटीज में ले जाने के लिए तैयार हैं। ऑफ कोर्स कैपेक्स इंटेंसिव है, टाइम लगता है जिम बनाने में, पर अगर एक प्लेयर, अगर इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो इट नीड्स प्लेयर्स हु आर विलिंग टू पुट इन दैट टाइम एंड दैट एफर्ट टू बिल्ड अ सप्लाई ऑफ गुड जिम्स। इंटेंट बहुत है इंडिया में। आप अगर अभी देख ले, टू 10 years बैक जब कल्ट शुरू हुई थी, अभी अल्कोहल कंजम्पशन कम हो रही है एवरी ईयर इन द कंट्री। लाइक हेल्थ प्रायोरिटाइज हो रहा है। हाईरॉक्स जैसे इवेंट आके बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ बॉम्बे में है उनका इवेंट। तो काफ़ी चैंपियनशिप्स भी हो रही हैं। बिल्कुल, हाँ, और हाँ। वो खुलते ही 2 दिन में सेल आउट भी हो रहा है बिल्कुल, इंडिया बिल्कुल। में, हाँ, जो कि हाँ। मैं 10 साल पहले नहीं सोच नहीं सकता सोच था कि सकते थे, ऐसे हाँ। एक इवेंट हाँ। जिसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वो खत्म करने के लिए इतनी डिमांड होगी, राइट? तो वो ट्रेंड दिख रहा है। सोशल मीडिया पे भी देख लो, फिटनेस इन्फ्लुएंसर नाम के अब पूरी कम्युनिटी बन चुकी है इंडिया में, इतने सारे हैं। मैं आई कुडंट नेम 5 फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स 10 years बैक। तो ये ट्रेंड चेंज हो रही है, इंटेंट चेंज हो रही है। लोग हेल्दी होना चाहते हैं, लोग फिट होना चाहते हैं। अभी ये चॉइस नहीं है, ऑलमोस्ट लोगों के लिए एक पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बनती हुई आ रही है, पिछले कोविड के बाद से। स्पेशली कोविड के बाद से भी, हाँ। क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल। फोकस इतना जो आ फिट, गया जो था। जो जो ज़्यादा फिट थे, उनको बिल्कुल, लगा कि वो बिल्कुल। मतलब उनकी इम्यूनिटी बेटर रही, तो उससे एक बिल्कुल। फ़र्क तो पड़ा। ये हाँ। इंटेंट है, अगर हम वो गैप सॉल्व कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी जिम बड़े क्वांटिटी में सारे शहर में आए, सारे मार्केट में आए, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। वो तो खाली मैं जब जिम की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स ले ले। ऑलरेडी प्रोडक्ट्स में हम कपड़े बेचते हैं, जूते बेचते हैं। हम इनफैक्ट वेयरिंग सम ऑफ आवर स्टफ राइट नाउ। फिटनेस इक्विपमेंट बेचते हैं, फिटनेस एक्सेसरीज बेचते हैं। ये ऑलरेडी बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें बड़े बड़े ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, फ्रॉम द नाइकीज, एडिडास, पुमास टू डेकाथलॉन, HRX एक्सेट्रा। तो प्रूवन है कि मार्केट बड़ी है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि हम अच्छा एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं उस मार्केट का अच्छा शेयर लेने के लिए। तो बिल्कुल कन्विंस्ड है कि ये बड़ी बिजनेस बन सकती है। हम सब भी हम सोचते हैं कि ये एक ऐसी बिजनेस है जो 2-3 डेकेड के लिए ग्रो कर सकती है, एज अपोज टू बहुत इंडस्ट्री हमने देखे हैं जो 5-7 साल बहुत बहुत तेजी से ग्रो करके फिर स्टैग्नेट हो जाते हैं। पर हमें लगता है ये बिजनेस कॉम्पाउंड होगा बहुत सालों के लिए, कंपाउंड क्योंकि वो पेनिट्रेशन जो भी हो जाए अगले 5 साल में, तब भी गैप काफी होगा बाकी कंट्रीज से। तो मैं भी काफ़ी फिटनेस फ्रीक हूँ। मैं भी एक ट्राई करूँगा आपके वैसे प्रोडक्ट्स एक बार। मैंने अब तक किए नहीं है, लेकिन एक आपके प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहूँगा। अच्छा, एक आप कह रहे थे कि स्केलेबल तो है आपका मॉडल, उसके बाद आप बताएंगे कि आप में और जो पहले फेल हो गए उनमें क्या फ़र्क था, आप बताएं। देखिए, एक तो मैं सिर्फ उस एक कंपनी की बात नहीं हम नहीं करूंगा। लेंगे इन किसी का। हाँ, जनरल हाँ, इन बिल्कुल। जनरल हाँ, फिटनेस इंडस्ट्री हाँ। में 2-3 कारण हुए हैं कि कंपनी सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। एक है कि
बड़ा फिटनेस बिजनेस बनाने के लिए हमारा मानना है कि आपको जिम ऑपरेटर बनना पड़ेगा, कि आपको चलाने पड़ेंगे जिम्स, आपको रोज एक्सपीरियंस डिलीवर करना पड़ेगा कस्टमर को, आपको रोज बेचना पड़ेगा मेंबरशिप। बहुत सारे जिम वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी आए हैं जो सिर्फ खाली फ्रेंचाइज मॉडल में एक्सपैंड करने की कोशिश की है। उसमें क्या होता है कि शुरू से अगर ब्रांड बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोगों के पास जाता है तो डाइल्यूशन हो जाता है, एक्सपीरियंस सफ़र होता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। ये एक कारण रहा है कि दूसरे जिम कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। बिसाइड्स दैट, अगेन फिजिकल governance and all of these corporate governance issues have also existed in this segment, which is something we feel कि वो तो हमारे कंट्रोल में है। अगर हम अच्छा बोर्ड खड़ा करते हैं, अच्छे ऑडिटर्स रखते हैं, तो वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो और बट एक और कारण भी है कि अभी तक जिम इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं दिखा है किसी को। कोई पैसा नहीं बना अब तक यहाँ पे। बिल्कुल कोई पैसा नहीं बनाया है, कोई लिस्टेड प्लेयर नहीं है, ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो ऐसा कोई कारण नहीं था 10 साल पहले कि बहुत सारे कंपनी आके जिम बनाए। अब शायद ट्रेंड देख के या कल्टफिट का भी सक्सेस देख के और आएंगे, और मैं चाहूंगा कि और कंपनी खोले फिटनेस में। पर ये इतना ऑब्वियस इन्वेस्टमेंट एरिया भी नहीं था 5-7 साल पहले, क्योंकि इंटेंट धीरे से बन रहा था। अब मेरे को लग रहा है कि विजिबल है सबको कि फिटनेस इंटेंट लोगों में बढ़ गया है। पर फिर भी 5-7 साल पहले मुझे नहीं लगता था कि इतना ऑब्वियस ट्रेंड था कि बहुत, तो इसलिए हमें लगता है कि हम थोड़े ट्रेंड के आगे भी थे। हम बिफोर इट बिकेम ऑब्वियस हम इंडस्ट्री में आए, हम सेटल हुए, हमने अपने फाउंडेशन बनाए, उसका हम होपफुली अब रिवॉर्ड्स रीप करेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर। भारत में जिम ज्वाइन करना एक एस्पिरेशनल होता है, हाँ लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं कराते हैं। हाँ आपने खुद बोला कि आपका 51% जी रिटेंशन है। जी 51% इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत अच्छा होगा, लेकिन अपने आप में आपको ये भी कह रहा है कि हर 2 में से एक बंदा जिम बिल्कुल रिन्यू नहीं करता हाँ है ना? हाँ तो ये ऐसा क्यों है और क्या ये चेंज होगा आगे जाकर? जी। तो अगर आप ग्लोबल बेंचमार्क्स ले लो तो सबसे अच्छी जिम कंपनी की 60% है, उससे ज़्यादा किसी की नहीं है। क्योंकि फंडामेंटली जिम में रिन्यूअल एक ही कारण होता है, और यदि आप जिम यूज़ कर रहे हैं तो आप रिन्यू करेंगे। अगर आपसे छूट गया किसी कारण, आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे जिम में, तो आप रिन्यू नहीं करेंगे। और आप देखेंगे किसी भी आदमी के जर्नी में वो फेजेस आते हैं। फेजेस आते हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं है कि मैं भी 10 साल लगातार जिम तो नहीं किया हूँ, मैं भी नहीं कहूँगा। हाँ, फिटनेस कंपनी का सीईओ होके भी मैं 10 साल लगातार मैंने जिम नहीं की है। 1 साल रहा है बीच में, एक दो फेजेस रहे हैं जो मैं भी, मेरा भी छूटा है। तो 100% तो कभी नहीं रहेगा रिटेंशन। ग्लोबली हमने देखा है 60% वर्ल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड है। पर क्यों नहीं, हम एस्पायर करते रहेंगे, काम करते रहेंगे इम्प्रूव करने के लिए। पर 50% पे भी आई थिंक द बिजनेस मॉडल रियली वर्क्स वेरी वेल। तो हाँ, आई थिंक होपफुली हम बढ़ा पाते हैं, और पर फंडामेंटल ह्यूमन नेचर रहेगा कि वो फेजेस आते जाएंगे। कल्ट को मैं क्या मानूँ फंडामेंटली, क्योंकि अब ये सवाल आपसे काफ़ी पूछा जाएगा और जब आप लिस्टेड कंपनी हो जाएंगे, कल्ट का मोड क्या है? मतलब क्या आप एक फिटनेस कंपनी हैं, एक ब्रांड हैं, एक टेक्नोलॉजी कंपनी हैं? क्योंकि वैल्यूएशन उस हिसाब से मिलेंगी। तो श्योर। आपका मोड क्या है आपके हिसाब से? देखिए, हमें लग रहा है हम एक फिटनेस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बिकॉज हम एक तरह की फिटनेस नहीं करते हैं, हम तरह तरह की करते हैं। हम डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे ऑपरेट करते हैं, हम डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स को एड्रेस करते हैं, और अब हमारे पास प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे फिट बनना है, तो आपके लाइफ में जो भी आपकी ज़रूरतें होंगी, वेदर इट इज़ अ जिम और द राइट क्लोथिंग और राइट फुटवेयर, कल्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है। और वो ब्रांड की ट्रस्ट बन गई है। इसलिए हमें लगता है हम फिटनेस प्लेटफॉर्म है। अगर हम फ्यूचर में सोचें कि कुछ और हमें करना है इस रेल्म के फिटनेस रेल्म में, तो हमें लगता है इस ब्रांड में वो ताकत है, और प्लेटफॉर्म में वो एक्सटेंडेबिलिटी है। तो हमें लगता है लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि हम बियॉन्ड, हम जब स्टार्ट किए थे हमें लगा जिम कंपनी बनाएंगे, बट प्रीटी सून वी रियलाइज कि अगर एक बिजनेस में हम सक्सेसफुल हैं तो दूसरा भी खुल सकता है। तो इन्वेस्टर्स शुड थिंक ऑफ अस एज अ लॉन्ग टर्म बेट फॉर इंडियन फिटनेस। अभी हम मार्केट लीडर हैं। अगर इंडियन फिटनेस बड़ी होगी तो
क्वाइट लाइकली है कि कल्ट उसका एक कल्ट उसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा, इसलिए हाँ नरेश जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अब ये इंडस्ट्री जो ना काफ़ी कम्पिटिटिव बनती जा रही है। मैं आज की डेट में अगर गाड़ी लेकर निकल जाऊँ, मुझे हर गली मोहल्ले में एक लोकल जिम दिख जाता है, हाँ कहीं ना कहीं कोई प्रेस्टिजियस जिम दिख जाता है। और आजकल जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं, हाँ ज़्यादातर में एक ऑप्शन होता है, खुद वो अपना जिम भी एक बना के देते हैं, हाँ। ठीक है। तो ऐसे में आपकी बेट क्या है कि क्या मार्केट में सबके लिए जगह है? इसके लिए आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है कि आपके अंदर एक डिफरेंशिएटर है जिससे लोग आपके पास आएंगे? बिल्कुल डिफरेंशिएटर हैं। अगर आप अपने अपार्टमेंट जिम ले लो, कितने लोग मिलते हैं वहाँ पे आपको सुबह 9 बजे, राइट। मैं मेरे अपार्टमेंट में भी जिम है, कुछ लोग यूज़ करते हैं। खाली एक जिम खड़े करने से लोग आएंगे नहीं। लोगों को जिम आने में मज़ा भी आना चाहिए, बार बार जब आएंगे तो एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो टिपिकली अपार्टमेंट जिम ले लो या लोकल जिम ले लो, या तो इक्विपमेंट ख़राब हो जाती है या ट्रेनर होते नहीं है एक्सेट्रा। तो खाली जिम खड़ा करने से वी डोंट फील कि इन लोग आएंगे और लोग रेगुलर बनेंगे। तो हमारा हमेशा डिफरेंशिएशन यही है कि हमारा फिटनेस ऑर्गेनाइज है, हमारे ट्रेनर्स बेस्ट क्वालिटी के हैं, हमारे क्लासेस बहुत प्रोफेशनली रन होते हैं, हमारा सेटअप पूरा प्रोफेशनली रन है, पीछे बहुत टेक्नोलॉजी चल रही है जो पूरे शो को पावर कर रही हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि जब तक वो एक्सपीरियंस कोई डिलीवर नहीं करता है खुद से सेंटर में, खाली जिम खड़ा करने से नहीं आएंगे लोग। ये जो आपके दो सेगमेंट्स हैं, हाँ एक तो आपकी प्योर जिम मेंबरशिप हो गई और एक आपके फिटनेस प्रोडक्ट्स हो गए। हाँ। इन दोनों में से ज़्यादा ग्रोथ आप कहाँ देख रहे हैं, और ज़्यादा मतलब आपको प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आती हुई दिख रही है? ज़्यादा ग्रोथ हमारी फिटनेस प्रोडक्ट से आ रही प्रोडक्ट्स है। से? वो है भी छोटी बिजनेस, तो छोटे बेस पे ग्रो कर रही है, पर वहाँ ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। इनफैक्ट लास्ट ईयर में उसका लास्ट 2 ईयर मान लो तो द फिटनेस प्रोडक्ट्स इज ग्रोइंग मोर देन 40%, फिटनेस सर्विसेज इज ग्रोइंग अराउंड 30 to 33%। आगे जाके भी आई थिंक ग्रोथ रेट ऑफ फिटनेस प्रोडक्ट्स ज़्यादा होगी, क्योंकि मल्टीपल कैटेगरीज हैं वहाँ पे एंड मार्केट बहुत बड़ी है। जिम बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी लॉन्ग टर्म, हमें हमें लगता है। तो एक एक को हम कैश काउ मानते हैं और दूसरे को ग्रोथ बेट, ऐसा समझ लीजिए इन दो एक बिजनेस आपसे में। एक सवाल पूछूं कि आगे जाकर आप क्या चाहेंगे? 1,000 सेंटर हों सारे प्रॉफिटेबल हों, या 5,000 सेंटर हों भले ही उनमें से कई लॉस मेकिंग हो? आपकी चॉइस क्या होगी? देखिए, शायद मुझे पता नहीं आप तो कि ये चाहेंगे कि 5,000 हो सारे प्रॉफिट मेकिंग हो? नहीं, वो तो वो तो खैर बेस्ट है, केस वो तो सिनेरियो है ना? वो तो फिर चॉइस नहीं हुआ। हाँ। नहीं, मैं इसको इन्वेस्टर के नज़रिए से नहीं देखूंगा। शायद लोग कहे कि ज़्यादा परसेंटेज सेंटर प्रॉफिटेबल है, बेटर हो रिटर्न्स के लिए, रोसी के लिए। पर आई थिंक इंडिया के लिए बेटर होगा कि कल्ट के 5,000 सेंटर हो और उसमें कुछ अनप्रॉफिटेबल हो तो कोई बात नहीं। चलिए। क्योंकि अगर हम 5,000 सेंटर बना पाते हैं तो इंडस्ट्री फिर डेफिनेटली ग्रो हुआ है। अच्छा, जब आपका आईपीओ आएगा तब उस पर ज़्यादा चर्चा होगी, लेकिन मतलब इसमें क्या फ्रेश इशू भी होगा या फिर सिर्फ ओएफएस होगा? नहीं, और फ्रेश इशू ओएफएस दोनों होगा। लगभग 1,000 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू है एंड अबाउट 3,000 to 3,500 करोड़ का ओएफएस होगा। तो ओएफएस ज़्यादा बड़ा ओएफएस पोर्शन ज़्यादा है। बड़ा है। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि ये जो हाँ 1,000 हाँ करोड़ का जो प्राइमरी है, हाँ। उसमें उसमें आप उसको आप कैसे डिप्लॉय करेंगे? तो हम और जिम खोलेंगे, डेफिनेटली न्यू जिम्स खोलने के लिए वो कैपिटल यूज़ करेंगे। हमारे प्रोडक्ट्स बिजनेस में भी हम स्टोर खोलते हैं, वहाँ पे भी कैपिटल लगता है, उसके लिए भी यूज़ करेंगे। आपका जो कस्टमर बेस है उसमें ज़्यादा ग्रोथ आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि आपका नाम कल्ट है, जी। क्या ज़्यादा जेनजी की ग्रोथ है, या फिर आजकल तो मैं देखता हूँ जिम में सीनियर सिटीजन्स भी काफ़ी आते हैं, हाँ और बाकी मुझ जैसे मिडिल एज के हाँ लोग होते हैं ना, ज़्यादातर जो बल्क ऑफ द हाँ कस्टमर्स होते हाँ। हैं। आपका इसमें ऐसा क्या हमारा फिट होता कोर है? सेगमेंट अनुज हमेशा वो उस एज ग्रुप में रहा है, अबाउट 22, 23 to 32, 33। वो हमारा कोर एज ग्रुप है। मोस्ट लोग बिल्कुल कॉलेज से निकल कर फिटनेस पे फोकस फर्स्ट करता है, जॉबर्स मान फर्स्ट लो, जॉब्स। फर्स्ट जॉबर्स के बाद हाँ हाँ। शादी एंड राइट लिटिल आफ्टर शादी के थर्टी बाद टू जिम छोड़ थर्टी देते हैं ना? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। छोड़ते ही हैं लोग, शादी के बाद अनफिट हो जाते हैं। हाँ, फिर उनको फिर से वही फेजेस जैसे हमने हाँ, बात किया ना, फिर वो उसके बाद फेज फिर आता है। 40 प्लस पे आके ज्वाइन करते हाँ, हैं ना? तो ज़्यादातर हमारी ऑडियंस तो 23 to 33 से कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ ऑफ कोर्स आपको सब तरह के लोग दिखेंगे कल्ट में, हाँ। बट मेजॉरिटी ऑफ आवर मेंबर्स यू विल सी आर 23 to 33 years old। आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है, या सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है आपके बिजनेस में? आई वुडंट से कोई एक यूनिक बड़ा रिस्क फैक्टर है, बट द कॉमन रिस्क फैक्टर्स इन एनी बिजनेस लाइक दिस इज कि
एक तो है कि हाँ फ्रेंचाइज प्रोग्राम है, हमारा बड़ा प्लान है फ्रेंचाइज प्रोग्राम पे। अभी आप लास्ट 2 साल में देखो या आगे जाके कुछ साल में देखोगे तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ आवर न्यू सेंटर्स विल बी कमिंग थ्रू द फ्रेंचाइज प्रोग्राम। तो वहाँ पे हाँ हमें मेहनत करती रहनी होगी, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें मेहनत करती रहनी होगी कि जो जिन लोगों ने पैसे डाले हैं उनके रिटर्न्स मिल रहे हैं एक्सेट्रा। तो अगर वहाँ पे किसी तरह हमारा एग्जीक्यूशन फॉल्टर हो गया तो हमारा ग्रोथ स्लो हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंचाइज बिजनेस को सस्टेन करना और उसको कंसिस्टेंटली पार्टनर्स को हैप्पी रखना विल बी समथिंग दैट कल्ट विल हैव टू डू। अगर वो हम नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस को रिस्क हो सकता है। ओके नरेश जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि सीएनबीसी आवाज़ का जो लार्ज व्यूअर बेस है वो HNIs, इसके अलावा रिटेल है ना, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए अभी भी आप हैं तो एग्रीगेट लेवल पे लॉस मेकिंग कंपनी, हाँ। तो अगले 5 से 6 साल के लिए किस तरीके की ग्रोथ आप दिखा पाएंगे? कब आप एकदम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे बॉटम लाइन लेवल पर, और कब आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे? ठीक है, मैं आपको ऑब्वियसली फॉरवर्ड लुकिंग फाइनेंशियल गाइडेंस तो नहीं देख सकता, आप भी हाँ बिल्कुल। समझते हैं। पर मैं कहूँगा अगर आप एक सोच रहे हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए तो पहले तो हमारे उस टाइम पे हम आरएचपी फाइल करेंगे, वो फाइनेंशियल्स देखिए तो और आपको दिखेगा कि ये कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट है प्रॉफिटेबिलिटी में, ग्रोथ में भी, और ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी साथ में आ रही है। अगर आप वो देख के कन्विंस होते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ सच है, तो फिर आपको यकीन होगा कि यहाँ से ग्रो ही करेगी कंपनी, दोनों टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में। वो पहला चीज़ बोलूँगा। दूसरा चीज़ बोलूँगा, आई थिंक नोबडी डिनाइज की फिटनेस का ट्रेंड आया है इंडिया में, नोबडी डिनाइज की फिटनेस में रूम फॉर ग्रोथ है। तो अगर आप वो मानते हैं तो हम कैटेगरी लीडिंग प्ले हैं। इतने कैटेगरी लीडिंग प्लेस आते नहीं है मार्केट में, हम इतने कैटेगरी लीडिंग प्लेस है भी नहीं, हम कैटेगरी लीडिंग प्ले हैं। तो अ, तो उसके लिए आप उस तरह के कंपनीज कम हैं, वो स्केर्सिटी है, तो इस दैट वुड बी अनदर रीजन आई वुड फील फॉर इन्वेस्टर्स टू कंसिडर अस। उसके बाद लिस्ट करने के बाद तो इट कम्स डाउन टू कैन आई कीप डिलीवरिंग ऑन परफॉर्मेंस, कैन आई कीप डिलीवरिंग टू द मार्केट on what I say I will deliver, which hopefully is demonstrated in how the company has fared in the last 2 years. चलिए नरेश जी, एक चीज़ कहूँगा, मज़ा आया आपसे बात करके, Thank you, एंड Anand. आई मुझे बहुत जेन्युइनली अच्छा विश यू बेस्ट, बिकॉज मेरा पर्सनल मानना ये है कि भारत में ज़रूरत है होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर्स की और बड़ी कंपनियां बनाने की। तो उसमें जो भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, मुझे उनसे बात करके अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, और एक बार फिर से बहुत शानदार आपने बात की, और आपकी हिंदी बहुत अच्छी लगी मुझे, Thank you. और मज़ा आया Thank you. आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए। Thank you so much, Anush. Pleasure. चलिए, तो इस स्पेशल पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही।